हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुराधा कुमारी नायक, इतिहास विभाग, मारवाड़ी कॉलेज रांची। आइए सेकेंड ईयर की छात्राओं के लिए आज का टॉपिक है 1857 के विद्रोह के परिणाम। इम्पैक्ट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास की युगांतकारी घटना है। यद्यपि यह विद्रोह असफल रहा, पर इसके परिणाम बड़े महत्वपूर्ण निकले। इसके मुख्य परिणाम थे। पॉइंट नंबर 1, संवैधानिक परिवर्तन। भारत पर से ईस्ट इंडिया कंपनी शासन का अंत 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था। 2 अगस्त 1858 को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया। इसके अनुसार भारतीय शासन की बागडोर सम्राट के हाथ में चली गई। कंपनी के शासन के समाप्त हो जाने से बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर भारत मंत्री का नया पद बनाया गया। भारत के प्रशासन के लिए भारत सचिव की नियुक्ति की गई। गवर्नर जनरल को वायसराय या सम्राट का प्रतिनिधि कहा जाने लगा और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक नई समिति बना दी गई, जिसका नाम इंडिया काउंसिल रखा गया। इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप स्वार्थी एवं धन लोलुप व्यक्तियों के स्थान पर शासन का भार पार्लियामेंट पर पड़ा, जिसने भारत में सुधार एवं परिवर्तनों का युग प्रारंभ किया। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 2, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। 1857 के विद्रोह का प्रभाव केवल शासन व्यवस्था पर ही नहीं पड़ा, वरन शासन नीति पर भी पड़ा। विद्रोह के तुरंत बाद महारानी विक्टोरिया का एक घोषणा पत्र निकला। इस घोषणा की कुछ बातों को कभी लागू नहीं किया गया। फिर 1909 तक यह घोषणा भारतीय शासन की आधारशिला बनी रही। इस घोषणा ने देशी राज्यों के नरेशों के दिमाग से अपने भावी भाग्य के संबंध में संदेह को दूर कर दिया, क्योंकि इस घोषणा ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि भविष्य में कोई भी राज्य अंग्रेजी राज्य में नहीं मिलाया जाएगा। इस घोषणा के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने डलहौजी की लैप्स नीति त्याग दी। लैप्स नीति को हम इस प्रकार जानेंगे। लैप्स नीति यानी व्यक्तिगत का सिद्धांत या हड़प नीति। पैतृक वारिश के न होने की स्थिति में सर्वोच्च सत्ता कंपनी के द्वारा अधीनस्थ क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की नीति व्यक्तिगत का सिद्धांत या हड़प नीति कहलाती है। तो डलहौजी की लैप्स नीति त्याग दी और भारतीय नरेशों को दत्तक पुत्र ग्रहण करने का अधिकार वापस कर दिया। घोषणा में यह कहा गया कि भविष्य में ब्रिटिश सरकार भारतीय नरेशों के राज्य को हड़पने का प्रयत्न नहीं करेगी। उनके अधिकारों तथा मान मर्यादा की रक्षा करेगी।
जन संधियों तथा समझौतों का अक्षरश पालन करेगी, जिन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके साथ किया है। छोटे छोटे जमींदारों को भी ऐसा ही आश्वासन मिला। इसके फलस्वरूप वे पहले से भी अधिक स्वामी भक्त तथा अंग्रेजी राज के समर्थक बन गए। घोषणा ने भारतीयों के मन से उनकी संस्कृति तथा उनके धर्म के विनाश के भय को भी दूर कर दिया और सरकारी नौकरियों का द्वार सबके लिए खुल गया। सरकार ने बिना किसी भेदभाव के भारतीयों को सरकारी पद पाने का अधिकार देकर योग्य तथा प्रतिभावान भारतीयों की निराशा को दूर कर दिया। सार्वजनिक सेवाओं का भारतीयकरण के क्रम का प्रारंभ हो गया। अब हम देखेंगे सैनिक संगठन में परिवर्तन। पॉइंट नंबर 3, सैनिक संगठन में परिवर्तन। 1857 के विद्रोह का सेना के संगठन पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। विद्रोह के हो जाने से अंग्रेजों को भारतीय सैनिक पर पूर्णतया विश्वास न रहा तथा अंग्रेजों की एक इतनी विशाल सेना रखने का निश्चय किया गया जो भविष्य में होने वाले विद्रोह का दमन कर सके। तोपखाना पूर्णतः यूरोपीय सैनिकों के हाथ में रखा गया। भारतीय सैनिकों की संख्या घटाकर आधी कर दी गई तथा प्रत्येक छावनी में अंग्रेजों की सेना की संख्या भारतीय सैनिक संख्या से दुगुनी कर दी गई। भारतीय तोपखाना समाप्त कर दिया गया। भारतीय सैनिकों का संगठन जातीय तथा धार्मिक आधार पर किया गया ताकि राष्ट्रीयता की भावना अंकुरित ना हो सके। क्रांति के समय यातायात की काफ़ी सुविधा अनुभव की गई थी, अतः रेल तथा तारों द्वारा संपूर्ण देश के नगरों को परस्पर मिलाने की योजना की गई, जिससे भविष्य में इस प्रकार की क्रांति हो तो उसे सैनिक सहायता तथा समाचार शीघ्र ही पहुंच सके। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 4, फूट डालो एवं राज्य करो की नीति का आरंभ। अठारह की क्रांति में हिंदू मुस्लिम एकता को देखकर अब अंग्रेजों में भारत में फूट डालो और राज्य करो की नीति आरंभ की गई। 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का सामना करने 1906 में अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग का गठन कराया। इस तरह अंग्रेजों ने भारत में सांप्रदायिक विद्वेष फैलाया। 1909 के अधिनियम में मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस नेताओं के बीच विद्वेष बढ़ने लगा। 1857 के विद्रोह के फलस्वरूप अंग्रेजों तथा भारतीयों में और हिंदुओं तथा मुसलमानों में पारस्परिक कटुता और अविश्वास बढ़ गया। सर्वप्रथम अंग्रेजों और भारतीयों के संबंध अत्यंत कटु हो गए। दोनों के बीच एक ऐसी खाई पैदा हो गई जो कभी पाटी नहीं जा सकी। इन दोनों के बीच पारस्परिक घृणा इतनी बढ़ गई कि अंग्रेज तथा भारतीय कभी एक दूसरे के संपर्क में नहीं आ सके तथा शासक और शासित के बीच हमेशा खाई बनी रही। भारतीय राजनीति और शासन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा। इसके अतिरिक्त 1857 के विद्रोह ने हिंदू मुस्लिम
वह मनुष्य को भी जन्म दिया जिसका परिणाम बहुत ही खराब हुआ। क्रांति के समय इन दोनों ने अपूर्ण सहयोग और एकता का परिचय दिया था। उनके संगठन को अंग्रेजों ने भेद नीति से समाप्त कर दिया। चूंकि हिंदुओं ने इस क्रांति में उत्साह नहीं दिखलाया जितना मुसलमानों ने दिखलाया, अतएव इन दोनों के संबंध में एक दरार पैदा हो गई जो बढ़ती ही गई और हमारे भावी राष्ट्रीय आंदोलन में बड़ी बाधक सिद्ध हुई। मुसलमानों ने इस विद्रोह में प्रमुख भाग लिया था, इसलिए अंग्रेज हिंदुओं का पक्ष लेने लगे और मुसलमानों से घृणा करने लगे और दोनों जातियों को एक दूसरे से लड़ाकर काफ़ी लाभ उठाए। पॉइंट नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। 1857 की क्रांति के पश्चात भारतीयों में राजनीतिक चेतना जागृत हुई। उन्होंने संगठित होकर अंग्रेजों का सामना करने के लिए प्रयास किए। इससे भारत में संगठित राष्ट्रवाद का उदय हुआ। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसने भारतीय स्वाधीनता की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 6, भारतीयों को लाभ। यद्यपि 1857 के विद्रोह के अनेक दुष्परिणाम निकले, लेकिन इससे भारतीयों को अनेक लाभ भी हुए। जैसा कि ग्रिफिन ने कहा है, भारत में 1857 के विद्रोह से अधिक सौभाग्यशाली घटना अन्य कोई नहीं घटी। इसने भारतीय गगनमंडल को अनेक संघों से मुक्त कर दिया। सर्वप्रथम विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार का ध्यान देश की आंतरिक दशा को सुधारने की ओर उन्मुख हुआ। दूसरे, भारत के इतिहास में यहीं से वैधानिक विकास का सूत्रपात हुआ और धीरे धीरे भारतीयों को अपने देश के शासन में भाग लेने का अवसर दिया जाने लगा। इस प्रकार भारत में प्रजातांत्रिक शासन का बीजारोपण हुआ। विद्रोह से तीसरा लाभ यह हुआ कि अब भारतवासी अंधकार से प्रकाश में आ गए। उनका अंधविश्वास दूर हो गया और भारत में एक नया युग प्रारंभ हो गया। वास्तव में इस क्रांति के द्वारा मध्य युग का पूर्णतया अंत होकर भारत में आधुनिक युग का जन्म होता है।